हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? तो आपका स्वागत है INPHO PYQ सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में, जिसके अंदर हम लोगों ने जैसा कि बताया था आपको कि हम लोग 2023 से पीछे चलते हुए 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 सारे PYQs आपके पास लेकर आएंगे। INPHO के सभी PYQs आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात हम लोग ध्यान रखने वाले हैं कि कोशिश कोशिश ये है कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको तो एक साथ क्लब करेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस का एक एक वीडियो में आएगा। तो सिंगल सिंगल वीडियोस में हम डालेंगे ताकि बच्चों को पढ़ना आसान रहे और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी मिलता रहे। राइट, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं INPHO 2023 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, एक अप्रोच की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। अगर मैं 2023 का पेपर देखूं तो 2023 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एक काफी आसान लेवल का क्वेश्चन था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसने जे एडवांस की तैयारी भी मन से की होगी वो ये क्वेश्चन को कर सकता है। सिमिलरली गोज विद द क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब हम लोगों की शीट में भी ये क्वेश्चन रहे हैं, तो जे एडवांस की शीट हम देते रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों के लिए काफी आसान था और इजिली डुएबल क्वेश्चन था। अगर मार्किंग स्कीम भी देखी जाए तो जो क्वेश्चन आसान रहे हैं उनकी मार्किंग स्कीम भी थोड़ी सी उन्होंने आसान ही रखी हुई है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आई थिंक 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहा और सिमिलरली इसके मार्क्स मेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली आगे हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन हुआ। 3 क्वेश्चन सिंगल था बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहा। एट द सेम टाइम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में कैलकुलेशन का स्कोप काफी बढ़ा दिया गया। मतलब अगर मैं बात करूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डुएबल भी था, बट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कुछ थोड़ी सी ऐसी रही जहां पर आपको थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिले या मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में एरर भी थी, जैसा कि हमने आपको जब वीडियो सॉल्यूशंस आए थे तो मैंने आपको इसमें बताया भी था कि INPHO के 2 क्वेश्चंस में एरर है। जो पहला सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन था और फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, इन दोनों में थोड़ी एरर भी थी। तो खैर ये हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे एरर क्या है, और ये क्वेश्चंस अपने पास थे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो पूछा गया। इसके बाद ये क्वेश्चन भी था, इसमें काफी ज्यादा, क्योंकि ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन है। जनरली ये देखा भी जा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो जेई एडवांस के जिस तरीके करिकुलम हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं के बीच का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कोई बहुत ज्यादा इनोवेशन या बहुत सारी नई चीजें नहीं आ रही उसके अंदर, वो उसी के तरीके क्वेश्चन बनता रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे 2022 में या 2021 में भी कई सारे क्वेश्चन पाथफाइंडर के भी थे और कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई बहुत ज्यादा घुमा फिराया हो, काफी हद तक क्वेश्चन ऐसे थे जो करिकुलम जो हम लोग जे एडवांस के लिए पढ़ते हैं उससे ही काफी ज्यादा टच थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे एक ये क्वेश्चन, उसके पिछला वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन थी जो टच स्क्रीन मोबाइल के बारे में डिस्कशन किया गया और उसको किस तरीके से नापा गया, उस पर एक कैलकुलेशन थी। मतलब ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का था। तो अगर हम देखें तो दिस वन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिक्स, जिसका मेजरली मार्क्स ऑप्टिक्स में थे कि स्टार्टिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंपली ऑब्जर्वेशन प्लस ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था ये। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज सिंपली ऑफ द मैग्नेटिज्म एंड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही क्वेश्चन बोलेंगे, मैं मैग्नेटिज्म भी क्यों बोलूं। बेसिकली ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, बट थोड़ा सा गेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे टॉर्क आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस रोटेशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाती है 3D ज्योमेट्री, जिसकी हम लोग चर्चा इसके सॉल्यूशन में करने वाले हैं। तो जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार और भी आए हुए हैं, जैसा प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में पूछा गया था, तो वहां पर भी उसकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई थी। ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स का है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इसी पैटर्न में आ रहे हैं। सिमिलरली मैं 2022 में भी आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चंस आपका मॉडर्न फिजिक्स बेस्ड है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इजेक्शन की। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इजेक्शन ओनली, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। And the last question is, from the first question, it is simply of the, I would say, kinematics. तो पेपर काफी हद तक
बैलेंस है, जिसने क्वेश्चन कवर किए हैं मैकेनिक्स के साथ, काइनेमेटिक्स के साथ क्वेश्चंस को कवर किया गया। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन इसमें भी आया था, अगर आप देखेंगे 2021 में भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है, तो काइनेमेटिक्स के पोर्शन के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आ रहे हैं जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। 21 में अगर आप देखेंगे तो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन का पूछा गया था, जो मैंने अपने एनएसईपी के जो सेशंस थे उसमें डाला भी था, होपफुली आपने देखा भी होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आईएलटीएचओ 2023। क्वेश्चन में क्या है, आइए यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, इसको समझते हैं। देयर आर वेरियस एप्स दैट रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ एन ऑडियो सिग्नल। An app wave editor displays the audio signals as a wave whose amplitude is proportional to the audio signal's loudness. A smartphone with this app recording the sound signal is kept in the uniformly but built flat floor of a classroom. एक classroom के flat floor पे रखा गया। अब उन्होंने बोला, क्या बोला? A perfectly small spherical steel ball is thrown up such that it almost touches the ceiling and comes back without hitting. The ball hits the floor and thereafter it keeps bouncing. The app records the sound signal produced when the ball hits the floor. On every bounce, the screenshot of the recording is shown. The timestamps of the first 8 consecutive bounce are also shown next to the peak. For example, the app records a peak at 10.260 when the first time the ball hits the floor. Make reasonable assumption when the ball hits the floor and calculate the height of the classroom. आपको बोला गया फ्रॉम द गिवन डेटा स्टेट योर एजम्पशन क्लियरली। आप अपने एजम्पशन को क्लियरली लिखें, ये आपको डिफाइन करना है। अब एक क्लासरूम है, जल्दी से मान लेते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक बॉल को कहीं से उछाला गया, मुझे नहीं पता कहां से उछाला गया, ये बॉल ऑलमोस्ट सरफेस को इसको टच करती है, मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, और यहां से आने के बाद ये इस पर टकराती है, और ये हो गया मेरा फर्स्ट बाउंस। ये क्या हो गया बेटा अपना फर्स्ट बाउंस, ठीक है। अब पहला बाउंस यहाँ रिकॉर्ड हुआ 10.260 सेकेंड, मतलब ये वाला टाइम जो है ये है 10.260, ठीक है। एंड देन अब क्या हुआ, यहां से ये बॉल फिर वापस से उछली, और अब हो सकता है प्रॉपर ऊपर ना गई हो, वापस से नीचे आई और यहाँ पर फिर टकराया, ये आ गया आपका सेकेंड। सिमिलरली फिर यहां से गई और फिर वापस आई और यहाँ पर आ गया आपका थर्ड। इस तरीके से इसने ये लगातार बाउंसेस किए, जिनकी जो टाइम स्टैंपिंग है कोलिजन की, वो हमको यहाँ पर दे दी गई। मतलब इन कोलिजन की टाइम मैपिंग से हम देख सकते हैं कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट कोलिजन का टाइम हो जाता है, बेटा जल्दी से समझ लेना, 10.260, एंड देन सेकंड कोलिजन का हमारे पास टाइम आ जाता है बेटा 11.409, एंड थर्ड का टाइम हमारे पास आ जाता है, इट्स कम्स आउट टू बी 12.244, और फोर्थ कोलिजन का टाइम हमारे पास आ जाता है बेटा, फोर्थ कोलिजन का टाइम हमारे पास आ जाता है 12.848। सिमिलरली फिफ्थ का टाइम हमारे पास आ जाता है सिमिलरली फिफ्थ का टाइम हमारे पास आ जाता है 848 13.284, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट कोलिजन है 13.602। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या क्या डेटा देखना है, क्योंकि डेटा सबसे पहले आप जब भी है तो आप डेटा लिखना जरूर है, जो भी है बच्चे इस चीज को यहाँ पर पहले लिखेंगे। 13.608, 13.838, 13.832 और 14.00, यही हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टाइम हो गया फर्स्ट कोलिजन के करस्पॉन्ड। तो अगर अब मैं डेल्टा टी की बात करूं और इसमें डेल्टा टी समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या डेल्टा टी आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। इन दोनों के टाइम गैप, मतलब ये टाइम गैप हो गया पहले, ये फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया। अगर मैं 11.402 से जल्दी जल्दी आइए सब्ट्रैक्ट करते साथ साथ बैठ के, और सारी सिचुएशन को फटाफट देख लेते, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमने सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, जरा और मेरे साथ करो जरा। 11.402 माइनस 10.260 कितना हो गया, 1.142। अगर मैं इन दोनों के बीच का टाइम गैप देखूंगा, डेल्टा T2 मतलब सेकंड कोलिजन के बीच का, तो अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.244 minus 11.402, it's comes out to be 0.842। एक बार फिर से कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं किया। 12.244 माइनस 11.402, 8.4,
11.409 था, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 11.409 है, डेटा मैच नहीं कर रहा, तभी मुझे याद आया कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। दिस इज 11.409, 11.409 minus 10.260, 1.149, and the next one 12.2244 minus 11.409, 0.835, यस परफेक्ट है। अब इन दोनों का अगर मैं निकालता हूं डेल्टा T3, तो डेल्टा T3 की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, 12.244 minus 12.848, 0.604। इसी तरीके से बाकी का टाइम पीरियड जो है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 13.284 minus 12.848, 0.436। और अगर हम यहां से देखें, हाँ तो बच्चों हम लोगों ने ये सारे टाइम गैप जो है अपने ने लिख दिए कि ये टाइम गैप हमारे पास है, डेल्टा T1 इक्वल्स 1.149, 0. अब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, देखो सबसे पहले होता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है इन द सिचुएशन। जब हम लिख रहे हैं तो आपको पहले डेटा शीट प्रॉपर्ली बनानी है वहां पे, और वहां पर आपको ये प्रेजेंट करना है कि देखो सर, as the time gap is consistently decreasing, we can very simply say or suggest that collision are inelastic in nature। इन इलास्टिक है क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो लगातार घटता जा रहा है। देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन अबाउट द एयर ड्रैग इज कंसीडर्ड, तो वी कैन सिंपली डिफाइन कि एवरी टाइम इट इज कोलाइडिंग इट इज हैविंग इट्स ओन इनइलास्टिक कोएफिशिएंट, जिसके कारण ये चेंज होता जा रहा होगा। तो आपने कहा चलो लेट्स गेट इनटू द ई की ई फैक्टर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ताकि हम ये देख सके कि एयर ड्रैग का प्रभाव है या कम है या नेग्लिजिबल है, तो उस चीज को जरा एक बार देख लेते हैं। तो आपने कहा सर ये डेटा मेरे पास बन गया, अब इस डेटा को हम जरा थोड़ा सा प्रॉपर पैनलाइज कर लेते हैं ताकि हम सिचुएशन को अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हम लोगों ने ये अपना डेटा को पैनल कर लिया कि ताकि हमने डिफाइन कर लिया कि देखो जो हमने टाइम पीरियड निकाले तो मैंने एक जगह पर यहाँ पे लिख दिए सारे के सारे जो टाइम पीरियड यहाँ पे निकल कर आए, ठीक है ना। कैलकुलेट आपको मेरे साथ करना है क्योंकि कैलकुलेशन मैं यहीं पर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब पहला कोलिजन जो कि 10.126 पे हुआ था, 260 पे हुआ था, 10.26। अब ये तो मुझे टाइम पता नहीं कि यहाँ से यहाँ का टाइम कितना लगा, आई डोंट नो, मतलब जो ऊपर से जाके नीचे आने की तरह, बट नाउ आई कैन से कि जब पहला कोलिजन होगा तो यहां पर जब ये बॉल स्ट्राइक कर रही होगी फॉर द फर्स्ट कोलिजन, बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट कोलिजन, तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, आपने कहा अंडर रूट ऑफ 2gh, वेयर h इज द हाइट ऑफ द सीलिंग। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर जो भी टकराएगा वो अंडर रूट 2g से टकराएगा, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा इसकी वेलोसिटी आएगी e टाइम्स ऑफ v, क्योंकि हमने देखा कि ये टाइम पीरियड लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड कम हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी लगातार छोटी हो रही होगी, इसका मतलब कोलिजन इनइलास्टिक नेचर के हो रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि e इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर हमने माना कि पहला क्या माना, लेट e बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेट e बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब ये e ऊपर जाएगा यहां से और फिर ये नीचे आएगा, तो अब ये टकराएगा तो वापस e b से टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी आप कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v हो जाएगी, राइट, हर टाइम e हो जाएगी। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं पहले टाइम पीरियड की बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज 2 टाइम्स e b by g, जो भी वेलोसिटी रही होगी, मतलब वेलोसिटी रूट 2 जो मैं लास्ट में पुट अप कर भी कर लेंगे, लेकिन अभी समझे। तो दूसरा टाइम पीरियड जो होगा दैट इज डेल्टा T1, और अगर मैं डेल्टा T2 की बात करूं तो 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर v by g हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा T3 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ e क्यूब v by g हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा T4 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 4 v by g हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं डेल्टा T5 की बात करूं मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स e की पावर 5 v by g हो जाएगा। और सिमिलरली लगातार e बढ़ता जाएगा तो डेल्टा T6 जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 6 v by g हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर हम बात करें तो 2 टाइम्स e की पावर 7 v by g। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं यहाँ पर अब इन दोनों में से किसी को डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन गिवन, तो अगर मैं देखूँ तो डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, ध्यान से देखिएगा बेटा यहाँ पे, अगर मैं डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 कर दूं तो यहाँ से पहली वाली e, तो मैं इन डेटा से मैं e नहीं, क्योंकि v से v कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, क्या निकल के आ जाएगा, आपने कहा सर ये आ जाएगा 1 अपॉन e। तो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मतलब 149
सॉरी 1.149 था, माय मिस्टेक, ये था 1.149 या जीरो लिख रहा हूँ, ये 1.149। तो दिस इज 1.149 डिवाइड बाई 0.835, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो ई का मतलब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से देखें और अपनी सारी ई की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करें, तो आइए जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। आप लोग भी कैलकुलेशन चालू करो, डेटा बना लो। तो बच्चों हमने ये एक ई की टेबल बेस्ड ऑन दिस कंटेंट मैंने डिफाइन कर दी, मतलब E4 की वैल्यू मैंने यहाँ से, ताकि हमें एक ये क्लियर आइडिया लग जाए कि हम लोग जो अप्रोच कर रहे हैं, देखिए हमको डेटा के साथ वहां पर प्रूफ करना होगा कि हाँ हमने सारी, क्योंकि आपने 7-8 डेटा दी है, तो मैं उससे इन्फर तो करूँ सारी चीजें कि हाँ जो मैंने डेटा लिया है उसके करस्पॉन्डिंग सारी सिचुएशन प्रॉपर है, और मैं उसके करस्पॉन्डिंग मैंने अपनी कैलकुलेशंस को डिफाइन किया और यहाँ पर 6 ई की वैल्यूज को डिफाइन किया कि हाँ भाई हर एक रेशियो के हिसाब से अगर ई को देखा जाए तो ई की वैल्यू कितनी आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अगर मैं बेस्ड ऑन ऑल दीज रेशियोज अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो ई की वैल्यू कम्स आउट टू बी अराउंड 726, 723, 721, 729, 723। अगर एवरेज आउट करते हैं तो लगभग 7.0.725 के अराउंड ये वैल्यूज जो है वो निकल के आती है। तो आपने कहा ई की वैल्यू में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब लगभग लगभग मैं मान सकता हूँ कि एयर का कोई खास प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। और जैसा कि हम सभी को पता भी है कि अगर एयर ड्रैग को कंसिडरेशन में लिया जाता है या एयर ड्रैग कंसिडरेशन में होता, तो अनडाउटेडली वो टाइम को चेंज करता ही करता, मतलब उसके प्रभाव हमको देखने को मिलते ही मिलते, और उसके कारण एनर्जी लॉसेस भी ठीक ठाक होते, पहले ज्यादा होते बद कम होते, कि यहाँ पर बहुत नेग्लिजिबल है। तो मुझे लग रहा है कि एयर ड्रैग का कोई खास प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात को आपको अपने नोट में मेंशन करना पड़ेगा, राइट, कि इतना बड़ा कोई प्रभाव वहां पर नहीं है। वी कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द एयर ड्रैग इन द गिवन सिचुएशन, क्योंकि अगर एयर ड्रैग का प्रभाव होता तो वैल्यूज में एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को जरूर प्राप्त होता। ये बात इंपॉर्टेंट, मतलब क्योंकि पहले एयर ड्रैग के कारण एनर्जी लॉस ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक ये हवा में रहेगा तो उसका एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा होगा, तो वहां पर हमें ई की वैल्यू अलग मिलती, और नीचे अगर मैं आ रहा होता तो एनर्जी ई की वैल्यूज मुझे अलग प्राप्त हो रही होती। तो हम सभी को पता है कि ई की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ज्यादा एयर या एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा हो रहा होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ई की वैल्यू 1 मतलब नो एनर्जी लॉस, ई की वैल्यू 0 मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस, राइट। तो ई की वैल्यू जितनी छोटी हो रही होगी उतना ज्यादा एनर्जी लॉस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 721 भी आ रहा है, 726 और 723 भी हो रहा है। इसका मतलब आई कैन नॉट कमेंट कि एयर ड्रैग यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, ये बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि ई की वैल्यू जो है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखें तो 0.725 मान सकते हैं। मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए, मुझे सारी चीजें गिवन है, तो अगर कहीं पर भी डेल्टा टी वन में वैल्यूज को पुट करूं, तो आई कैन वेरी सिंपली से दैट 1.149 इट्स सिंपली डिफाइंड एज 2, क्योंकि ई की वैल्यू हमने निकाल ली 0.725 इनटू वी, वी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gh, और अपॉन में क्या आ जाएगा जी, देखो बेटा ध्यान से, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा जी, राइट। तो इसको अंडर रूट 2h/g भी लिखा जा सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने एक बार लिख दिया प्रॉपर्ली ताकि आपके मन में वो बात प्रॉपर्ली रहे। दिस इज 1.149। तो अब फ्रॉम दिस गिवन सिचुएशन आई कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। तो जल्दी से आइए कैलकुलेट कर लेते हैं h की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई 1.149 0.725, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1.149 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.725, इट्स कम्स आउट टू बी 0.7924, और इसको मैं कर देता हूँ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.6279, इट इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। अब बेटा 0.6279 में अगर g का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.6279 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h। तो 0.627 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से अगर आप h निकालोगे तो लगभग 3.07 मीटर आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अगेन वेरी इजी पार्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बस एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर लिखना है कि एयर ड्रैग हमको नहीं लिखना है। एयर ड्रैग हमने नहीं लिया क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखाई पड़ रहे, ऊपर से ई की वैल्यू ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, इसका मतलब देयर इज नो क्लियर एविडेंस कि यहाँ पर एयर ड्रैग कंसिस्टेंटली हो रहा है। अगर एयर ड्रैग होता तो पहले वाले केस में ई की वैल्यू कम आती, फिर धीरे धीरे ई की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती, बट ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ऐसा कमेंट नहीं करेंगे। क्लियर होता है पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों अब हम लोग बातचीत करना शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आईएनपीएचओ 2023 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आईएनपीएचओ 2023 का। अगेन क्वेश्चन काफी हद तक आसान था, मतलब आई वुड से कि ये मोस्ट डूएबल क्वेश्चन था, इजी पार्ट था क्वेश्चन का। काफी बच्चे जिन्होंने जो भी अपेयर किए थे, लगभग सभी से जिससे मेरी बात हुई थी, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया था। कोई खास चीजें नहीं थी समझने के लिए, बस छोटा सा एक एस्पेक्ट जरूर था जो हमने बोला था पहले भी, क्योंकि पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। बट खैर अभी क्योंकि डिस्कशन नहीं किया गया है तो मैं अभी उसके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो, लेकिन बट यस इस क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले वो समझाते हैं, फिर क्या कंफ्यूजन है वो समझाने की कोशिश में लगते हैं, ठीक है ना। बोला गया कंसीडर 100 वॉट स्मॉल आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब हर दिशा में समान तरीके की वेवलेंथ भेजने वाला सोर्स है ऑफ ब्लू लाइट, wavelength 4500 angstrom, a metallic surface of work function, a metallic surface area दिया 1 centimeter square, work function दिया गया 2 point, this is kept a distance of 1 meter from the source and oriented to receive normal radiation, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका नॉर्मल एरिया है। इस तरीके से हमें कंसीडरेशन करके चलना होगा। तो आपने कहा assume that all the energy is uniformly absorbed by the atom of the top layer, assume करिए कि जितनी एनर्जी है uniformly absorbed by the atom on the top layer of the surface। ये अगर हम मान लें, assume that all सरफेस ने किया है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ जाता है, और वो इशू क्या आता है, जैसा मैंने पहले भी, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो मैंने पहले भी इस चीज को बोला है कि अगर ये सरफेस इस तरीके से बनी हुई है और यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको अभी मैं पिक्टोरिकली और अच्छे से डिफाइन करूंगा, बट पहले इसको समझ लें। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जनरली स्फेरिकल वे में रहते हैं, पर उनका पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको लैटिस की तरह हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो लैटिस स्ट्रक्चर, उनका पैकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि उनके इफेक्टिव एरिया को डिस्क्राइब किया जा सके। अब आपने बोला कि जितनी इस सरफेस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जितने भी लाइट गिरी, वो ऊपर के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली। इसका मतलब ऊपर के मॉलिक्यूल अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनका इफेक्टिव एरिया क्या होना चाहिए, क्या वो एक स्फीयर की तरह होंगे? तो अगर स्फीयर की तरह होंगे तो यहां पर देयर विल बी पैकिंग में बीच बीच में गैप आ जाएंगे। सोचो ना, आप बॉल्स को रखो अगल बगल, तो देयर विल बी द गैप, तो एनर्जी वहां से अंदर चली जाएगी, राइट। तो इफेक्टिव एरिया उनका बड़ा मानना पड़ेगा, या तो या पाई आर स्क्वायर ना माने। मतलब मेरी बात को समझना बेटा ध्यान से, कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि इन स्फीयर को अगल बगल मॉलिक्यूल मानते हुए रख दीजिए, तो क्या अगर आपने 100 गेंदें रखी तो क्या उनके बीच में कुछ जगह खाली होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? अगर जगह खाली होगी, इसका मतलब क्या हो गया? आपने कहा सर अगर सरफेस को हमने पूरा मॉलिक्यूल से भरा हुआ माना और मॉलिक्यूल को मैं स्फेरिकल साइज का मानूं, तो मुझे ये मानना पड़ेगा खाली जगह की एनर्जी कहां गई? तो खाली जगह की एनर्जी कहां गई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हमने रेस किया था, बट आईएनपीएचओ ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसमें कुछ खास कर नहीं सकते, बट यस आई रेज दिस पर्टिकुलर कंसर्न कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए। ये अपने हम लोगों ने जेई चैलेंजर पर शायद में डाला भी था, आईएनपीएचओ 2023 की 2 गलतियां, इस नाम से हमने वीडियो भी बनाया था और उसमें डाला भी था, इस चीज को मैं रेज भी किया था। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर अगर आप बोल रहे हैं तो इफेक्टिव एरिया ऑफ अ स्फीयर शुड बी टेकन एज, अगर उसकी रेडियस आप आर बोल रहे हैं तो उसका इफेक्टिव एरिया ये पूरा लीजिए। तभी जब ये क्यूब क्यूब एक दूसरे बगल में रखेंगे तब पैकिंग परफेक्ट मानेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। अदरवाइज एनर्जीज जो होंगी वो साइड वेज, जो बीच में यहाँ पर दो के बीच में, उधर बीच में थोड़ा कोपचे में जगह खाली होगी, तो वहां से जगह कोपचे से निकल जाएगी, राइट। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं तो हमें इफेक्टिव एरिया पाई के टर्म्स में ना लेके, अगर मैं इंच के टर्म्स में लेता तो ये आर रोके ये 2r, और 2r का अगर मैं ये बनाता तो ज्यादा बेहतर होता। दिस इज व्हाट इज माय आइडिया इज ऑल अबाउट। लेकिन ठीक है, तो उन्होंने बोला, और मान लीजिए कि रेडियस ऑफ द एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो मैं दोनों मेथड से अपने को चीजों को समझाते हैं। उन्होंने बोला कि भैया, आईएनपीएचओ ने क्या बोला कि सर देखो, ये आपकी लाइट है यहाँ पर गिर रही है, 100 वॉट का सोर्स है, तो यहाँ पर एनर्जी आएगी। आपने कहा बिल्कुल आएगी। कितनी दूर है? आपने कहा 1 मीटर की दूरी पर है। तो यहां पर आते आते इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी और क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रही होगी, ये समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग। तो कायदे से मेरा मन ये कहता है कि इस पूरी सिचुएशन को पहले मैं एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कि अगर नॉर्मल माना गया तो इस तरीके से माने ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि ये सोर्स कुछ ऐसा है और यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है जहां पर लाइट गिर रही है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस बोल दिया गया है, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, और ये एरिया आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और यहां से लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो ये अपना सोर्स हो गया जो 100 वॉट की एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब यहां पर आएगा तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो आई बराबर हो जाएगा पावर मतलब 100/4 पाई r²। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी या एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी अगर मैं इंसिडेंट की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 100/4 पाई r² मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 × 10⁻⁴। आर यहाँ पर 1 मीटर है तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी सिंपली 100/4 पाई × 10⁻⁴ जूल्स पर सेकेंड पर यूनिट। एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये यार ये हटा दो, पर सेकेंड मीटर स्क्वायर या वाट पर। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई। ये एनर्जी इतनी आ रही है इसके पास, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, इतनी एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटा अगर हमें ये 1 एंगस्ट्रॉम है तो एस्टिमेट द टाइम टी नीड बाय इलेक्ट्रॉन टू रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिसीव करने में उसको कितना समय लगेगा ये बताना है, और ये अज्यूम कर लो कि सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर मैं सभी में डिस्ट्रीब्यूशन मान लूं तो यहां पर अगर मैं एक पॉइंट पर इंटेंसिटी को देखता तो बोलता कि इंसिडेंट एनर्जी पर एटम। तो अब यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आता है, इंटेंसिटी की बात करते तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम। अब एटम का एरिया क्या लिया जाए ये समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। इन लोगों ने इस केस में इस एरिया को ले लिया πr², और जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं दैट एरिया रिकमेंडेड जो लेना चाहिए था, क्योंकि पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कराना है तो आपको इफेक्टिव एरिया 2r × 2r का लेना चाहिए था, मतलब 4r² लेना चाहिए था। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन, बट ये डिक्लाइन हो गई है तो मतलब उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये था कि आप इस तरफ चले ताकि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सके। क्रोशिया आईपीएचओ में इस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें उन्होंने पैकिंग स्ट्रक्चर दिया भी था। तो आई थिंक अगर हम इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की बात करते तो डेफिनेटली वो इसको कंसिडरेशन में लेते, बट अभी इंडियन वाले थे तो उन्होंने थोड़ा सा कंसिडरेशन नहीं लिया है, कोई बात नहीं। अपन यहाँ पर आते हैं तो 100/4 पाई × 1 का स्क्वायर × जो भी इसकी रेडियस होगी, दिस इज द इफेक्टिव एनर्जी जो पर सेकेंड वो एब्सॉर्ब कर रहा होगा, इंसिडेंट एनर्जी पर एटम पर सेकेंड, राइट। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो टी टाइम में हमको कितनी एनर्जी चाहिए, तो आपने कहा टी टाइम में कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो आपने बोला सर ये तो हो गई एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टी कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई टी कर देंगे तो टी सम में कितनी एनर्जी है वो निकल के आ जाएगी। और हमें टी सम में कितनी एनर्जी चाहिए, आपने कहा सर हमें टाइम निकालना है ताकि एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाए, तो ये जूल में है, तो 100 पाई से ये पाई चला गया अपॉन 4, और रेडियस हो गई 1 एंगस्ट्रॉम, आई थिंक सो 1 एंगस्ट्रॉम, यस 1, तो 10⁻⁻10 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, इट शुड मल्टीप्लाइड बाई टी, इट शुड बी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया 1/10⁻⁻19, तो -20 से -19 गया, यहाँ के 10⁻⁻1 बच गया, 10⁻1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/4 डिवाइड बाई 1.6, इट इज इक्वल्स टू इनटू टी, तो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, तो टी बराबर आ जाएगा 1.6 × 4/10। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को गेन करने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा 1.6 × 4 डिवाइडेड बाई 10, 0.64 सेकेंड, 0.64 सेकेंड, और इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है बाय द वर्ड टाउ ई। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, टाउ ई से, ठीक है ना। तो टाउ ई निकल के आ गया 0.64 सेकेंड्स, पहला क्वेश्चन। अब चूंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सॉल्यूशन इनके टर्म्स में दे रहा हूं, बट मेरा रिकमेंडेशन था कि आप 4 कर देते तो ज्यादा बेहतर होता, आंसर में मुझे अच्छा लगता, बट ठीक है मेरे को अच्छा लगने से उनको ज्यादा फर्क नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टाउ ई ये कितना निकल के आ गया अपने पास, टाउ ई हो गया 0.64 सेकेंड्स। इतनी देर में कितनी एनर्जी आ गई, आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, आपने कहा अकॉर्डिंग टू द अबव क्लासिकल मॉडल, अगर मान लो कि अबव क्लासिकल मॉडल है, मान लो, क्योंकि एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल एग्जिस्ट क्या करता है उन्होंने नीचे बताया, बट उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू अबव क्लासिकल मॉडल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द मेटेलिक सरफेस इन टाइम टाउ ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे बाय टाउ ई, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट करने वाले, तो आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई,
कि टाउ इस समय में जो एनर्जी आई वो कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर वर्क फंक्शन कितना दिया गया, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टोटल एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी ऑन एटम, और जो मैं मान रहा हूं कि पूरे एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, इट इज लेस देन द वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि इन क्वांटम थ्योरी द फोटॉन्स आर एमिटेड एंड एब्जॉर्ब एज क्वांटा। अब ये बात सच्चाई है कि जो अपने आइंस्टाइन बाबा थे उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन टाइम इट इज वेरी वेरी स्मॉल, सच दैट कि एक बार वो सिर्फ एक फोटोन रिसीव करता है, इमीडिएटली गेट एक्साइटेड, देयर इज नो स्कोप ऑफ अगेन रिसीविंग वन मोर फोटोन। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सिर्फ एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कर रहा होता है। इसी थ्योरी को हम लोग क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। और क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, अपनी आइंस्टाइन बाबा ने दी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं क्वांटम थ्योरी को मानूं तो मतलब ऊपर वाली बात को खत्म करो, ठीक है। फोटॉन्स आर एमिटेड एंड एब्जॉर्ब एज क्वांटा, बिल्कुल सही बात है, फोटोन एब्जॉर्ब भी क्वांटा की तरह होगा और निकलेगा भी। एज्यूम फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 1%, कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना रेट ऑफ एमिशन इलेक्ट्रॉन का होगा ये पूछा गया। तो मान लीजिए मैं यहां पर आ जाता हूं, दैट इज द सी पार्ट। तो मैंने कहा भैया कितने फोटोन गिरेंगे ये निकालते हैं। तो एनर्जी कितनी आ गई, आपने कहा ये, अब यहां से ये ब्लू लाइट है, तो ब्लू लाइट की एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना हो गया। तो अगर आप मैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन में पूछता आपसे तो क्या आप क्या बोलते कि सर इट इज सिंपली डिफाइंड एज एच सी बाई लैम्डा। तो कितना आ जाता है, एच सी को मैं लिखता 12,400 बटे लैम्डा कितना हो जाता 4500। टक 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 कितना आ जाएगा, 2.755 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये एनर्जी आ गई 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन जो हमने यहाँ पे निकाली है। एचसी को 12,400 बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम वैल्यू ले सकते हैं। एंड देन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल के आ गई। अब आपसे बोला है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन इट इज सिंपली इक्वल टू टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन पर सेकेंड जो आ रहे हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये आ जाएगा, एनर्जी आ गई 100 बटे 4 पाई इंटू 10 की पावर -4 और डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी 2.75 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ये अपने पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए पर सेकेंड की। जरा ये देख लेते हैं कितने बनने वाले हैं। 10 की पावर -19 और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 4 चले गए प्लस का 15, ठीक है। ऊपर है 100 और नीचे है तो 100 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई 3.14 7.96 और डिवाइडेड बाई 2.75 2.89 डिवाइड बाई 1.6 1.809। तो ये आ जाएगा 1.809 इंटू 10 की पावर 15। ये फोटोन पर सेकंड इसके ऊपर आ रहा है। अब यहां पर एक और टर्म यूज कर लिया गया, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो हमारे पास क्वांटम एफिशिएंसी क्या क्या दे रखी है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है वो 1% है। फोटो एफिशिएंसी से क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एफिशिएंसी का मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected per second divided by number of photon incident per second। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, ये दे रखा है 1%, मतलब 1/100 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हमको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1.809 इंटू 10 की पावर 15 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा 1.809 गुणे 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन, इतने निकल के जाएंगे। ये क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए जल्दी से, कैलकुलेशन को चेक कर लें जल्दी से फटाफट में। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल के जा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है हमारा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट and that is very easy again. Assuming further that the emitted photon move normal to the surface and what will be the maximum
करंट डेंसिटी वन में एक्सपेक्ट, तो कितनी करंट डेंसिटी एक एक्सपेक्ट करेगा, तो हम सभी को पता है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो अगर किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले, सबके सब नॉर्मली जा रहे हैं, तो इस पूरे एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो आपने कहा सर करंट होती है नंबर ऑफ चार्ज या dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आपने कहा पर सेकंड इतने जा रहे हैं, तो कितना चार्ज जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 1.09 इंटू 10 की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई कितना चार्ज है एक के ऊपर 10 की पावर -19 का, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, एक सेकेंड, 1.809 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, तो 2.89, तो 2.89 इंटू 10 की पावर -6 ये एम्पियर की करंट हो रही है। और अगर मैं एरिया से करंट डेंसिटी की बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ I अपॉन एरिया, क्योंकि नॉर्मली है तो कोई दिक्कत नहीं, 2.89 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 की पावर -4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ऊपर चला जाएगा प्लस का, तो 2.89 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द करंट डेंसिटी। ठीक है ना, तो दिस इज द डी पार्ट, दैट इज अगेन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी पीजी, तो खैर कोई खास दिक्कत नहीं थी, होपफुली ये दोनों चीजें आपको इजीली समझ में भी आ गई होंगी और कोई खास दिक्कत आपको दिखाई नहीं पड़ रही। सो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ द IN पे जो 2023, दोनों ही क्वेश्चन काफी आसान थे, तो दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैं काफी बातें बताने वाला हूँ आपको। तो ये दो क्वेश्चन का एक वीडियो, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों के अलग अलग वीडियोस आएंगे, और इन तीनों वीडियोस में क्योंकि हम उनके अराउंड की बातचीत भी करने वाले हैं, तो उस पे आते हैं, करते हैं काम। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कुछ पूछना है तो लिख सकते हैं, और अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद आया है तो IN पेजों से लड़ेंगे अगली बार हम लोग तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।